हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है वैश्वीकरण। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको किसी भी सिलेबस जीआईसी सोशियोलॉजी, नेट सोशियोलॉजी या फिर पीजीटी सोशियोलॉजी से कोई सिलेबस कवर करने में कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम वो टॉपिक आपको कवर करवा देंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूमंडलीकरण, जो कि जीआईसी का सिलेबस है और नेट का भी सिलेबस है। वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण एक बहुआयामी खुली प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि वैश्वीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो ये बहुआयामी एवं खुली प्रक्रिया है। कुछ विचारक इसे आर्थिक अवधारणा मानते हैं। अनेक के लिए वैश्वीकरण उदारीकरण है, निजीकरण है और निवेश है। कुछ अन्य विचारक वैश्वीकरण का अर्थ सांस्कृतिक आदान प्रदान के संदर्भ में निकालते हैं और कुछ की दृष्टि में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का वह वृहद सामाजिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण मानव जीवन को अपने अंदर समा लेती है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह धारणा बनी हुई है कि कुछ राष्ट्र प्रभुत्वशाली होते हैं और कुछ सर्वोत्तम प्रभुत्वशाली ये राष्ट्र वैश्वीकरण के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को विकासशील पर थोपना चाहते हैं। ऐसे प्रभुत्वशाली राष्ट्रों के लिए वैश्वीकरण एक उपयुक्त और अनुकूलन की प्रक्रिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एक अच्छा दृष्टांत है। सामान्य तौर पर वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अभिप्राय भूमंडल के विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक संबंध को विकसित करने वाली प्रक्रिया से है। आमतौर पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया का संबंध आर्थिक जगत से माना जाता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया समाज के अन्य क्षेत्रों से भी संबंधित हो सकती है। अब इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। वैश्वीकरण का सर्वप्रथम विश्लेषण करने वाले समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस है। गिडेंस उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं। गिडेंस ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी 1990 में वैश्वीकरण की परिभाषा प्रस्तुत की। विभिन्न लोगों एवं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। यह पारस्परिकता सामाजिक आर्थिक संबंधों में निहित होती है। इसमें समय एवं स्थान का कोई महत्व नहीं। बैलस्टेन ने हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म में वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवादी के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। अगला है इंटरनेशनल सोशियोलॉजी क्या कहती है। शोध को उपयोगी बनाने और विश्व को समझने हेतु वैश्वीकरण को बहुलवादी होना ही पड़ेगा। वैश्वीकरण का संबंध ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से है। यूरोपियन कमीशन। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के बाजार और उत्पादन पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर अधिक निर्भर रहते हैं तथा इस निर्भरता का कारण व्यापार तथा वस्तुओं की गतिशीलता और पूंजी तथा तकनीकी तंतु का प्रभावित होना है। एक विश्वव्यापी व्यापार विधा के रूप में वैश्वीकरण यद्यपि एक नवीन अभिगम है, किंतु इसकी जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 5 दशकों में निहित है। 1960 के दशक को समाज वैज्ञानिकों और नीति नियोजकों ने वृद्धि काल के रूप में देखा। 1970 को आधुनिकीकरण के काल में देखा। 1960 के दशक को सामाजिक रूपांतरण और विकास के रूप में देखा। 1990 के दशक को संवहनी विकास के रूप में व्याख्यात किया और अंत इस दशक के उत्तरार्ध अर्थात 20वीं सदी के समापन के दौर में उदारीकरण और निजीकरण पर विशेष बल देते हुए वैश्वीकरण का उद्घोष किया। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक हैं बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़े विश्व सूचना संकुल। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वैश्वीकरण के उद्घोष के क्या कारण हैं, तो बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण, कंप्यूटर से जुड़े विश्व सूचना संकुल। वैश्वीकरण का सर्वाधिक विरोधाभास पहलू है
सामाजिक आर्थिक विषमता, असमानता, अन्याय, असुरक्षा जो विश्व समाजों की अर्थव्यवस्था, शासन तंत्र और समाज संरचना में व्याप्त है। औद्योगिक रूप से विकसित देश संपूर्ण विश्व जनसंख्या के 20% का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि 20% ही हैं जो वैश्वीकरण से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और विश्व संसाधनों के 80% पर नियंत्रण कायम रखे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली देशों औद्योगिक अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर उद्योगतर अर्थव्यवस्था यानी पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में अभिभूत हुए हैं। ये देश अपने उत्पादनों की बिक्री हेतु त्वरित बाजार क्षेत्र की आवश्यकता से व्याकुल हैं। पश्चिम के इन राष्ट्रों के लिए विकासशील देश जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश विकल्प बाजार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में विकासशील देश तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक संप्रदाय के इच्छुक नहीं है। समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्यों से जुड़े सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को वैश्वीकरण के कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं है। किसका कोई स्थान नहीं है? समाज कल्याण, समाजवादी और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का वैश्वीकरण में कोई काम नहीं है। तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं संसाधनों जैसे कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट आदि की सुलभता समान रूप से यथोपेक्षित सभी विश्व राष्ट्रों को सुलभ नहीं है। हर एक के पास हर एक तकनीकी नहीं है। अनुसंधान एवं विकास आज किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए संजीवनी शक्ति, लाइफ ब्लड के रूप में है। इस दिशा में प्रायः पश्चिम के बहुराष्ट्रीय लोग ही पहल में है। ऐसी स्थिति में विकासशील देशों की शक्ति संरचना में भागीदारी, नीति निर्धारण में साझेदारी से वंचित रहने की बहुल संभावना है। फलतः बहुराष्ट्रीय निगमों एवं कंपनियों का वर्चस्व और आर्थिक एवं बाजारों के क्षेत्रों में अग्रिम भागीदारी विकसित देशों की ही दिखाई पड़ रही है। वैश्वीकरण उपभोक्ता मूलक अर्थव्यवस्था द्वारा अग्रसर है। किसके द्वारा अग्रसर है? उपभोक्ता मूलक अर्थव्यवस्था द्वारा। जबकि संपूर्ण विश्व का 80% भाग उत्पादन मूलक अर्थव्यवस्था में संलग्न है। विकासशील देशों तथा भारत में रह रहे निर्धन, कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, कृषि श्रमिक आदि की आवश्यकताओं को आशाओं के लिए यह भ्रामक है, क्योंकि यह धनी और निर्धन के बीच उग्रवादी चेतना और सामाजिक आर्थिक दूरी को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण को अंगीकार करने का सीधा आशय विश्व के बहुसंख्यक समाज पर सुसंगठित अल्पसंख्यक राष्ट्रों के प्रभुत्व और प्राथमिकता को स्वीकार करना है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का कार्यक्रम सहभागी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है, क्योंकि विश्व के 80% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता वैश्वीकरण के कार्यक्रम से संबंधित नीति निर्माण एवं निर्णय में नहीं है। प्रत्यय विकासशील राष्ट्रों ने सिएटल और जेनेवा के विश्व व्यापार संगठन के शीर्ष सम्मेलन में अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए संकेत दिया कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह शर्तें उनकी सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाती है। बौद्धिक संपदा की बहुराष्ट्रीय लोग द्वारा चोरी व तस्करी तथा उन पर अपने द्वारा प्रमाणन की मोहर लगाना साम्राज्यवादी शोषण से कम नहीं है। इसने उदारतामूलक साम्यवायिक वैचारिकी को कमजोर कर दिया तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्रों के मन में पश्चिम के प्रभुत्व और उच्च स्वामित्व की याद दिलाकर उन्हें प्रपीड़ित करता है। पश्चिमी औद्योगिक रूप से विकसित देश वस्तुतः कपटमूलक सहानुभूति के घड़ियाल आंसू विकासशील देशों की कमजोरी को प्रकट करता है, जबकि विकासशील देशों की संस्कृति, ऐतिहासिक परंपरा, राष्ट्रीय अस्मिता व वैचारिकी विकसित राष्ट्रों से नितांता भिन्न है। वैश्वीकरण का कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर औद्योगिकीकरण के संकट की उपज है। किसकी उपज है? पश्चिमी उत्तर औद्योगिकीकरण की उपज है, जो मानवीय संदर्भ और अनुरूपता के सवाल से पृथक है। तृतीय विश्व के देशों को आपसी सहमति के साथ एक शक्ति के रूप में उभरना होगा, जिसमें वे 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सके।
आम जनता से लेकर अर्थशास्त्रियों तक के बीच एक भ्रांति है कि हम नियोजित अर्थव्यवस्था से मुक्त बाजार की ओर जा रहे हैं। वैश्वीकरण के युग में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत प्रस्तावित सुधार की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ रही है। बाजार शक्ति को अधिक निर्णायक माना गया है और नौकरशाहों एवं राजनीतिज्ञों का प्रभाव कम हो गया, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि सरकार ने अपने दायित्वों से मुक्त कर लिया या उन्होंने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। दरअसल सरकार कुछ क्षेत्रों में छूट देकर दूसरों में अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। दूसरे शब्दों में वर्तमान आर्थिक सुधारों का उद्देश्य औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप है, न कि मुक्त व्यापार। इस भ्रांति के संदर्भ में वास्तविकता तो यह है कि सुधार प्रक्रिया के अंत में सरकार के दायित्व और भी बढ़ जाएंगे। राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रबंधन, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, व्यापार प्रबंधन, गेट के अंतर्गत बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय समझौते, विज्ञान एवं तकनीकी अनुसंधान एवं विकास, वित्तीय क्षेत्र का नियमन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें बाजार या मुक्त व्यापार नीति पर नहीं छोड़ा जा सकता और न वर्तमान सुधारों के अंतर्गत सरकार ऐसा कर रही है। एक और भ्रांति इस वैश्वीकरण व उदारीकरण के प्रति है कि हम विकास के नाम पर गरीबी निवारण की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा मानने वालों का कहना है कि गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी निवारण कार्यक्रम की जरूरत है, न कि विकास की। अविवेकपूर्ण सुझाव तो है ही, राजकोषीय घाटे का कारण भी है। वस्तुतः विकास से रोजगार का सृजन होगा, लोग लाभप्रद व्यवसाय में लगेंगे और इस प्रकार गरीबी अपने आप हट जाएगी। यह एक प्रत्यक्ष किंतु अधिक प्रभावी गरीबी निवारण का तरीका है। इस संदर्भ में एक और बात सामने आई है कि हमारे सुधार कार्यक्रम विदेशी दबाव से यानी वैश्वीकरण से प्रेरित प्रभावित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भुगतान संतुलन की समस्या ने ही हमें आर्थिक सुधारों की दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिए बाध्य किया, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि आर्थिक सुधार हमारी जरूरत नहीं थी, बल्कि इसे भावात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। किंतु यदि वैसा दबाव की स्थिति नहीं बनती तो हम शायद पहले की तरह ही धीमी चाल चल रहे होते। इन सुधारों के सैद्धांतिक पहलुओं को आयातित मानना भी नासमझी होगी। भारतीय अर्थशास्त्रियों ने बहुत ऐसे सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की, परंतु राजनीतिक एवं अन्य वजहों से उस पर अमल नहीं किया गया, जबकि कई अन्य देशों ने उसे अपनाकर अच्छी खासी प्रगति कर ली। एक चक्री गति के रूप में हमारी अपनी ही चीज आयातित भी मानी जा सकती है। इससे सुधारों की अपरिहार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैश्वीकरण व आर्थिक उदारीकरण की वर्तमान प्रक्रिया की सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले तो जो कुछ भ्रांतियां हैं उसका निवारण हो, आम जनता से लेकर बुद्धिजीवी तक। फिर सुधारों के प्रति सरकार के वचनबद्धता की स्पष्टता एवं नियमित स्रोत भी आवश्यक है, जिससे संबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं में संशय की स्थिति पैदा न हो। और जब आर्थिक सुधारों का दौर चल पड़ा है तो उसका संवेग बनाए रखना चाहिए, अन्यथा इनकी गति धीमी पड़ते ही आलोचकों को अवसर मिल जाएगा। किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष को इससे अधिक लाभ या नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में सबको समान अंशदान करना चाहिए। वस्तुतः आर्थिक सुधारों को कठोर उपायों के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये आर्थिक सुधार खुली मानसिकता एवं लचीलेपन से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश में जनता के हितों की रक्षा करता है। वैश्वीकरण का भारत की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? विश्व के आर्थिक रंगमंच पर विशेषीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया ने विश्व के आर्थिक विकास की काया पलट कर दी है। भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ 1991 में हुआ था। यह एक आर्थिक युग का सूत्रपात था। इस नई अर्थव्यवस्था में संघीय बाजार अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था। इसमें राज्यों को भी यह अधिकार मिल गया कि केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वह अपनी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन कर सके। इस व्यवस्था में सुधार आता है या खराबी, इसके लिए राज्य स्वयं ही उत्तरदायी है।
भारत में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न इस नए अर्थव्यवस्था के प्रभावों की एक झांकी इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। इसमें पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उद्योग धंधों का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता। इसको पढ़ना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को काफ़ी प्रमाण उपलब्ध है कि आर्थिक क्षेत्र में वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण तीव्र विकास हो रहा है और इसका प्रभाव गरीबी उन्मूलन पर भी पड़ा है, परंतु विकास के कुछ ऐसे पहलू भी सामने आ रहे हैं जो क्षेत्र विस्थापन कर सकते हैं और श्रम की स्थिति को कमजोर बना सकते हैं। इसका मुख्य कारण भौतिक संसाधनों, मानवीय पूंजी और सूचना के रूप में असमान संपन्नता का मौजूद होना है, जिससे समाज के सबसे निचले स्तर के लोग, विशेष तौर पर श्रमिक, स्त्रियां और अन्य सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अपेक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियां, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों आदि को उपलब्ध आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रहना पड़ता है। बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास होते हुए भी खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणाली का रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से तालमेल न होना ठीक नहीं है। इसलिए जीवन की गुणवत्ता को उन्नत स्तर पर लाने में सफलता नहीं मिल रही है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। परिवहन एवं संचार क्षेत्र में प्रगति, या वैश्वीकरण और उदारीकरण का ही एक परिणाम है कि आज देश में परिवहन एवं संचार का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। आज देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या 8,500 है। रेल मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 52 करोड़ 32 लाख किलोमीटर है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 100 करोड़ 475 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देशों में कुल यात्री यातायात का 80% व माल यातायात का 65वां सड़क परिवहन के जरिए ही होता है। विकासशील देशों में आज भारत के पास सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है और देश का 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। संचार के क्षेत्र में भारतीय डाक नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 31 मार्च 2015 तक देश में 1,54,939 डाकघर थे। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत जून 2015 में स्थिति के अनुसार लगभग कई मिलियन कनेक्शनों से युक्त भारतीय दूरसंचार नेटवर्क विश्व में दूसरा बड़ा नेटवर्क है। निर्धनता अनुपात में गिरावट, निजीकरण में गुणवत्ता व तकनीकी सुधार, महिला सशक्तिकरण, परिवार, विवाह, नातेदारी एवं जाति प्रथा में परिवर्तन। इसको पढ़ते हैं। वर्ग के रूप में परिवर्तन। वैश्वीकरण ने वर्गों के स्वरूप में भी परिवर्तन कर दिया है। 20वीं सदी तक जहां प्रमुख 3 वर्ग थे, उच्च, मध्यम, निम्न, लेकिन आज वर्गों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। हर वर्ग के अनेक उपवर्ग हो गए हैं, जैसे मजदूर वर्ग, कृषि वर्ग, डॉक्टर वर्ग, शिक्षक वर्ग आदि। नवीन वैश्वीय संस्कृति निगम, ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व में एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति आई है। सांस्कृतिक बाजार में वस्तुओं को कौन पहुंचाता है? जेमसन ने तर्क दिया है कि यह सब का पूंजीवाद करता है। पूंजीवाद अपने विस्तार के लिए सब कुछ कर सकता है। आज की संस्कृति की उपज पूंजीवाद करता है। इसके उत्पादन के लिए बड़े बड़े निगम होते हैं। सांस्कृतिक उत्पादन का कार्य बड़ा जटिल है। विश्व में संस्कृति के जो विभिन्न प्रतिमान हैं, उन्हें ये निगम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर मैकडॉनल्ड अमेरिका में अपने मेन्यू में मेमने के कोफ्ते सम्मिलित करता, तो ऐसा वह भारत के अहमदाबाद में नहीं कर सकता। यहाँ कोफ्ते ही देने पड़ेंगे। सांस्कृतिक निगम स्थानीय अंतर के अनुसार अपना मेन्यू तैयार करता है।
हमारे यहाँ महानगरों के होटल में चीनी खाना या इटालियन खाना मिलना सामान्य बात है। लंदन में पकौड़े, खमट या दाल बाटी की दुकानें पाना सहज है। थियोडोर लेविट लिखते हैं कि सभी जगह चीनी खाना, पिज़्ज़ा, ब्रेड, ग्रामीण या स्थानीय एवं पश्चिम संगीत मिलना सामान्य बात है। वैश्वीकरण संस्कृति सामान्यतः पश्चिमी संस्कृति के आधुनिकीकरण ने विश्व भर की संस्कृतियों को मिश्रित करने का प्रयास किया है। फिर भी इस मिश्रण में पश्चिमी और अमेरिकी संस्कृतियों की प्रधानता होती है। ऐसी अवस्था में जब यह वैश्वीय संस्कृति स्थानीय संस्कृति के संपर्क में आती है, तब वैश्वीय संस्कृति को वैधता पाने के लिए स्थानीय संस्कृति के साथ अनुकूलन अवश्य करना पड़ता है। जब मानव अधिकार की बात उठती है, तब स्थानीय संस्कृतियों के तत्वों के साथ किसी न किसी प्रकार का अनुकूलन अवश्य करना पड़ता है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के संदर्भ में मुख्य मुद्दा वैश्वीय स्थानीय संस्कृति के संबंधों का है। यहाँ हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि वैश्वीकरण अपनी बुनियादी में बहुलवादी है और इस कारण वैश्विक संस्कृति भी बहुलवादी है। यदि वैश्विक संस्कृति में पिज़्ज़ा है, गले की टाई है, तो इस संस्कृति में पकौड़े भी हैं और साफा और पगड़ी भी है। या वैश्वीय और स्थानीय भिन्नता ही इस संपूर्ण प्रक्रिया को बहुलवाद बनाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वैश्वीकरण में किसकी विशेषता है, तो उपभोक्ता की प्रधानता की विशेषता है। वैश्वीकरण की प्रकृति सजीवता एवं एकरूपता करने की है। विश्व भर के लोग विभिन्नता के होते हुए भी एक जैसे सांचे में ढल जाते हैं और इस वैश्विकता की एक और बड़ी तारीफ यह है कि विभिन्नता का भी समावेश कर लेती है। यह प्रक्रिया जिस संस्कृति को विश्व भर में समान रूप देती है वह एक जैसी जीवन पद्धति है। कोई यह नहीं देखता कि अमुक व्यक्ति को इस बात की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि समाज के लिए एक तरह की वस्तु जीवन पद्धति बन गई है। वैश्वीय वस्तु का उपभोग उसकी उपयोगिता के कारण नहीं होता, इसका उपभोग तो प्रतीकात्मक होता है। उदाहरण के लिए एक बैंक कर्मी या डॉक्टर के लिए मोटर का उपयोग मूल्य नहीं है। दोनों ही अपने कर्मों में इतने उलझे रहते हैं कि इन्हें सड़क पर गाड़ी चलाने का समय ही नहीं मिलता। फिर भी ये लोग गाड़ी इसलिए रखते हैं कि इससे वे समकालीन स्थानीय जीवन पद्धति के भागीदारी बन जाते हैं। कुल मिलाकर वस्तुओं का उपभोग वास्तविक उपयोग कम होता है और प्रतीकात्मक अधिक होता है। जैसे आजकल मोबाइल फोन जरूरत के साथ हाथों का गहना बन गया है। वैश्वीकरण ने विश्व भर में उपभोग करने की बनावटी आवश्यकता को पैदा किया है। आज जिस नए समाज का उद्गम हो रहा है वह वस्तुतः उपभोग समाज है। इस समाज में धीरे धीरे एक लोकप्रिय या पॉपुलर संस्कृति पनप रही है। यह संस्कृति नए जन संस्कृति के रूप में संपूर्ण समाज में सजीवता ला रही है। इसी संस्कृति ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया है। पहले लोग विदेश यात्रा अध्ययन खोज के लिए करते थे, अब पर्यटन व्यापार एवं व्यवसाय का एक अंग बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने भी पर्यटन को बहुत सामान्य बना दिया है। घरेलू पर्यटन भी हाल में उपभोग का एक नया अंग बन गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप और आगे पढ़ के इसका नोट्स बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।